हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस सेट देखने जा रहे हैं। 16/1/2021 को एग्जाम हुआ था। ये प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस सेट कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 11 आज हम लोग इस बुक का देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको स्किप करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको कि OCR भी कहा जाता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 3 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए रूर क्षेत्र पर निर्भर है ये। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 6। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो वह रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो है यह भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा चलाई जा रही एक्सप्रेस ट्रेनों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें देखिए कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सही आंसर है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है। फ्रेंड्स चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है हो जाएगा 11। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष यान को में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। किस सन में हुआ था ये प्रक्षेपित। तो सही आंसर जो इसका है वह है 2008 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। किस ईस्वी में इनके द्वारा ये किया गया था। तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश शासन की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है। सही है पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वह न्यूनतम है जनगणना 2011 के अनुसार। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है फ्रेंड्स देखिए वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है फ्रेंड्स देखिए ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। 1106 व्यक्ति। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है
प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 ईस्वी में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो देखिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, गांधी जी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है, फरवरी 1916 ईस्वी में जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे इनमें से कौन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम को जो है बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। और 1946 में वह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में सबसे कम युवा मंत्री थे जिन्होंने श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है। तो इसे अनुरणन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वह थी किसान कन्या। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डैग हैमर्सकॉल्ड का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। खाली जगह है, कह रहा है कि को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो सही है, ये अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अधातुओं जो दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है। उन्नत भारत का अभियान ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, ये इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 33। इस प्रश्न में है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वैज्ञानिक कौन थे? तो वह थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर किस सन को की गई थी। 24 अक्टूबर किस सन को की गई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न में कि खाली जगह है पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। ये किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है दीपा मलिक के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे छोलिया कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है इसमें कि ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ये वस्तु एवं सेवाओं का पूर्व भुगतान जो दिया गया है ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 42। इस प्रश्न में है कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी
खाली जगह है ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूजीन पार्कर। ठीक है, यूजीन पार्कर जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 46। ठीक है 46 है। इसमें है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्थित है यहाँ पे, यानी कि कहाँ स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है द हेग, नीदरलैंड द हेग में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। खाली जगह है, कह रहा है कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम हो जाएगा ये। ठीक है, लाइसोसोम जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, अगला प्रश्न जो हो जाएगा देखिए इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 56। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय किसको जाता है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 59। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 59। और इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि खाली जगह है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। वह कौन सी बांध है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बानासुर सागर बांध। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा तारामंडल है, तो वह है ओरियन। ठीक है, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कह रहा है कि वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। किस ईस्वी में ये पूछ रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1869 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और खाली जगह के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो सही इसका है मुस्लिम लीग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी। 1964 में किसके सहयोग से की गई थी, राइट आंसर है सोवियत संघ के जो है सहयोग से इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। किस देश की सीमा जो है, किस देश की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे देखिए श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 69 में है कि टोक्यो 2021 ओलंपिक्स मशाल रिले की जापानी शाखा का एक शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना अनुसूचित किया गया है। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फुकुशिमा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है, इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बुलंद दरवाज़ा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा या फिर जीत का द्वार, ये जो है फ्रेंड्स मुगल सम्राट अकबर के द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, 1575 ईस्वी में जो है इसे बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस ईस्वी में हुआ था।
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है वह किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली करकराना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? वह कौन से अमेरिकी वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एक तो वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग इनमें से नहीं है? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स इसका, और इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 USB। ठीक है, USB हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो वह लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है अस्थायी रूप से वहाँ से लौटे थे। और इसी 9 जनवरी को जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है वह किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो यह प्रसारित किया गया था 1923 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से जो है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इसको जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आज के क्वेश्चन का जो लेवल था वो किस टाइप का आप लोगों को लगा, कितना क्वेश्चन इसमें से सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।